अहमदाबाद से बरारी हमारी आज के अध्यक्ष मुख्य गणना का डूंगरपुर से बता रहे दिनेश जी पंचाल साहब आगे बढ़ा जाए और सुविधा रहेगी फोटोग्राफी में मुकेश जी राव और मुकेश जी मेवाड़ी दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को संपन्न कराए। दिनेश जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, आपकी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में के सशक्त हस्ताक्षर हैं, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित आज के हमारे सम्मानित मंजू जी हमारे नगर की प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, अनेक संस्थाओं से आपका जुड़ाव है। आज के कार्यक्रम के केंद्रीय बिंदु डॉक्टर विमला जी भंडारी का भी इसी कार्यक्रम में स्वागत हो जाना उपयुक्त रहेगा। मैं इस कार्य के लिए उषाजी सोमानी और सपना जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और विमला जी भंडारी का सम्मान करें। आज जिन 5 पुस्तकों का लोकार्पण होने वाला है उनमें से एक पुस्तक विमला जी भंडारी की है, एक पुस्तक प्रकाश ताबेड़ की है और एक पुस्तक सपना जैन संजू की और 2 पुस्तकें उषाजी सोमानी जी की। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाल साहित्य बाबू जी हटो ना से संबंधित है और 5 पुस्तकें। अरे रुको दीदी। करती हूँ चंद्र प्रकाश जी मंत्री सभी के डिपार्टमेंट है वो मुकेश राव को कि वह आए और प्रकाश जी का सम्मान करें। जब और आज के संचालक प्रकाश जी तापेड़ का बहुत आगे आ जाओ। इस मंच पर कार्यक्रम को नियोजित तरीके से लागू करना, चलाना और बिंदुवार टिक करते जाना कि ये कार्यक्रम रह गया है और ये करना काफी राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन हो रहा था। उस अवसर पर आपने बाल साहित्य को देखा, जाना और समझा। कहते हैं वो खुद कि मैं काम तो बहुत समय से कर रहा था, किंतु अब तक जो दिशा मुझे इस कार्यक्रम के बाद मिली तो मैं बाल साहित्य का ही करके रह गया। उन्होंने कालांतर में सलील प्रवाह का संपादन का विभाग उन्हें मिला और वह करने लगे और उसके बाद वह बच्चों का देश बाल पत्रिका जो राजस्थान से और उदयपुर से प्रकाशित होने लगी है उसके संपादक में बने और अभी भी वो बहुत सक्रिय है, विज्ञान समिति के सदस्य हैं और ये जो भवन वगैरह उपलब्ध हुआ है उसमें प्रकाश जी का बहुत बड़ा रोल है और सारी व्यवस्थाएं और मैनेजमेंट करीब करीब वो यहाँ संभाल रहे थे, इसको लेकर मैं बहुत निश्चित हूँ। आभारी उनकी है, शायद आगे अवसर मिले ना मिले तो अब मैं अपना आभार धन्यवाद। अवसर का सही उपयोग किया, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं परिवार का सदस्य हूँ और जब मैं जुड़ा तो पूरा दिल से जुड़ा हूँ और बहुत से मामलों में आपने मुझे परिवार का सदस्य ही माना है। फिर भी सभा में सदन में इस तरह से कहना या सुनना अच्छा लगता है। हम परस्पर भी एक दूसरे को न कहेंगे तो और कौन कहेगा। चलिए, विभिन्न उपकरणों से अतिथियों का और उपस्थित जनों का स्वागत हुआ, पर शब्दों से स्वागत होना अभी शेष है और उसके लिए जगदीश जी भंडारी आदरान्वित हैं की स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से आपका हार्दिक
धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके अंदर जो स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के पश्चात भी आप जितने ऊर्जा से साहित्य के लिए समर्पित हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। साथ ही मनोरमा जी है, जो आपकी धर्मपत्नी है, और ये भी दिल्ली से पधारी हैं, और आजकल इंडिया नेटबुक का आप काम देख रही हैं, और ऊर्जावान है, और अच्छे से मतलब ये कार्यक्रम को संपन्न करवा रहे हैं। और जो पुस्तकें छप के आई है, शायद मेरे ख्याल से 3 पुस्तकें वो आप ही के वहीं से छप के आई है। 5 में से 3 आप। 5 में से हाँ 3 पुस्तकें वहीं से छप के आई हैं। मैं आपका भी हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी पधारे, कार्यक्रम की शोभा बढ़े, इसके लिए मैं सलीला परिवार की ओर से, मेरी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हाँ, मैं मन से कहना भूल गया था पहले। आदरणीय कुमुद जी वर्मा, जो अहमदाबाद से हैं, और गुजरात के मतलब अहमदाबाद में पूरी वो इस संस्था की जो संस्था है उसकी अध्यक्ष भी हैं, और बहुत टाइम से है कार्यक्रम कर रहे हैं। और सलीला परिवार से ये दंपत्ति दोनों ही पति पत्नी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, और हर कार्यक्रम में जब भी इनसे निवेदन और आग्रह किया जाता है तब आज सहर्ष अपनी स्वीकृति देते हैं, और बहुत एक्टिव और ऊर्जावान है। और भाई साहब IIM में आपके IIM में प्रोफेसर है, और वो बराबर आज तो उनको क्लासेस लेने के शायद वो नहीं आए, अदरवाइज तो वो भी पधारते हैं। साथ ही दिनेश जी पंचाल जो डूंगरपुर से हैं, और सलीला परिवार से मैं सोचता हूँ आप 25-30 साल से जुड़े हुए हैं, और सलीला परिवार के बराबर वहाँ आते जाते रहे हैं बराबर, और इनका सहयोग बराबर रहा है। और मैं मंच पे बैठे हूँ प्रकाश जी ताते, जो युगधारा के अध्यक्ष भी हैं, मैडम कहना भूल गई, तो मैं ये अध्यक्ष भी है युगधारा के, यहाँ साहित्यिक संस्था चल रही है, और युगधारा से निकली हुई हमारे सलूंगर की सलीला संस्था युगधारा से निकली हुई है। उसके लिए भी मैं आप सब सदस्य जो पधारे हुए हैं युगधारा के, उन सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसके लिए ज्योतिपुंजी डॉक्टर ज्योतिपुंजी यहाँ नहीं विराज रहे हैं, तो मैं उनका हार्दिक आज भी उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि उनके द्वारा रोपा हुआ बीज ये साहित्य का अच्छे रूप से चल रहा है। और हाँ, और अभी तक ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं सलीला मनाए, ये उनका पौधा रोपा हुआ है, तो पुष्प पल्लवित हुआ है, और आज शायद उनको बुलाया था। हाँ, लेकिन वो स्वस्थ ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। मैडम बात कर रहे थे उस वक्त, इच्छा जाहिर की थी, आने का भी उनको है। अगर कोई बैठ जाएगा नहीं मुझे बता दे, तो मैं गाड़ी भेज के उनको अगर अभी। और संस्कार से जीवन, हम सभी कहते हैं कि बाल साहित्य बच्चों में संस्कार बढ़ने का कार्य करता है, क्योंकि ये हमारा अपना अनुभव है। हम में से बहुत से लोग बचपन में बाल भारती, चंपा, नंदन, पराग ये पत्रिकाएं पढ़ करके बड़े हुए हैं। उस दौरान हमने अवश्य ही उन पत्रिकाओं से कुछ शिक्षा ग्रहण की, और वह शिक्षा आज हमारे व्यक्तित्व में, हमारे चरित्र में दिखाई देती है। यह काम आज के इस युग में भी जारी है, और बाल साहित्य का अलग से स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित हो गया है। ऐसी स्थिति में बहुत सी संस्थाएं, बहुत से व्यक्ति इसी काम को कर रहे हैं। उनमें विमला भंडारी जी का नाम प्रमुख है। वे सलीला संस्था की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। मैं एक वाक्य में कहूँ तो वे इस संस्था की नींव भी है और कंगूरा भी है, क्योंकि नींव इस रूप में है 4 सितंबर 1994 को इस संस्था की स्थापना की, और उसको सतत देश भर में इस रूप में पहुंचाया कि आज जो सम्मान संस्था को मिल रहा है, कंगूरे को जो सम्मान मिल रहा है, उस सम्मान की भी आपकी अधिकारिणी है। आप वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं, खासतौर से कथा साहित्य में बाल कहानी की
बहुत ही यूनिक काम आपका है। अनेक ऐसे विषय जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते, उनके बारे में आपने उपन्यास लिखे हैं बच्चों के लिए। और 2010 से नवंबर में राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन आयोजित कर रही है लगातार। उसमें देश भर के करीब 100 साहित्यकार एकत्र होते हैं और अपने सबको नवंबर जैसी छोटी जगह में ठहराना, 3-3 दिन का कार्यक्रम करना, कभी तो 7 और 10 दिन के भी हुए हैं। उसके साथ ही एक वार्षिक पत्रिका सलीला प्रवाह का भी, इसका भी नाम दिया गया था, तो उसका प्रकाशन भी सतत चलता है। उसके अलावा इस संस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है प्रति वर्ष बाल साहित्य की किसी एक विधा पर देश भर में प्रतियोगिता आयोजित करना और प्राप्त श्रेष्ठ प्रविष्टियों की एक पुस्तक प्रकाशित करना। ये क्रम भी पिछले 7-8 साल से लगातार गतिमान है। ये सब जानकारी देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कुछ लोग संस्था से और गंगा जी के व्यक्तित्व से इतने परिचित नहीं हो, इसलिए मैंने कुछ बातें रखी। और बाकी आपका व्यक्तित्व बहुत विराट है, कर्मनिष्ठ है। तब उसका संस्था गीत गजेंद्र गुलशन जो हमारे सदस्य था उसने लिखा था। उसकी कुछ पंक्तियां, हालांकि 9 पैराग्राफ हैं जो मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी, पर हर पैराग्राफ पढ़ने लायक है। मैं कुछ पंक्तियां उसकी यहाँ रखूंगी। बहती रहे सलीला साहित्य और सृजन की, बहती रहे सलीला साहित्य और सृजन की, फसलें हैं इसके नीर से साहित्य और सृजन की, बहती रहे सलीला साहित्य और सृजन की। कविता बनी किनारे पतवार लेखनी है, कविता बनी किनारे पतवार लेखनी है, लेखक है केवलहार यह धार प्रवर्तन की, लेखक है केवलहार यह धार प्रवर्तन की। हाड़ी धरासलों बड़ से उपजी है यह सलीला, हाड़ी धरासलों बड़ से निकली है यह सलीला, बहती ही जा रही है एक धार परिवर्तन की, बहती रहे सलीला साहित्य और सृजन की। युग धारा के प्रवाह से निकली है यह सलीला, युग धारा के प्रवाह से निकली है यह सलीला। 1994 वर्ष तिथि 4 सितंबर की, 1994 वर्ष तिथि 4 सितंबर की। शब्दों के उजले मोती सलीला के अंतकाल में, शब्दों के उजले मोती सलीला के अंतकाल में, लेखन से इनको है पाना दरकार है खनन की, लेखन से इसको है पाना दरकार है खनन की, बहती रहे सलीला साहित्य और सृजन की, जा रही है साहित्य और सृजन की।
ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी आप सभी का आज के केंद्रीय विषय पर, कहानी से संस्कार, संस्कार से जीवन। आज हम केवल 5 नई बाल साहित्य की पुस्तकों के लोकार्पण के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि उस विचार यात्रा के साक्षी बनने आए हैं जो आने वाली पीढ़ी के मन, मस्तिष्क और चरित्र का निर्माण करती है। यह केवल पुस्तकों का विमोचन नहीं है, बल्कि बचपन में संस्कारों के बीज रोपने का अवसर है। इसी भाव को अभिव्यक्त करता है आज का विषय, कहानी से संस्कार, संस्कार से जीवन। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां परिवर्तन केवल तेज नहीं, अभूतपूर्व है। डिजिटल संसार अब हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। स्मार्टफोन हमारी हथेली में है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे सामने है और दुनिया हमारी स्क्रीन पर सिमट आई है। आज का बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, ऑनलाइन खेलता है, ऑनलाइन मित्र बनाता है, ऑनलाइन जानकारी जुटाता है। धीरे धीरे उसका बचपन भी डिजिटल होता जाता है। कल्पना कीजिए, वह समय भी दूर नहीं जब घरों में एक स्मार्ट रोबोट बच्चे को समय पर दूध देगा, दवा देगा, होमवर्क कराएगा, कहानी भी सुनाएगा। वह कभी थकेगा नहीं, कभी शिकायत नहीं करेगा। लेकिन क्या वह बच्चे की आंखों में उतर आए आंसू को पढ़ सकेगा? क्या उसके मन की घबराहट समझ सकेगा? क्या वह उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेर कर कह सकेगा, मैं हूं ना, डरना मत? यही मनुष्य और मशीन का सबसे बड़ा अंतर है। तकनीक बुद्धिमान हो सकती है पर संवेदनशील नहीं। वह उत्तर दे सकती है पर आत्मीयता नहीं दे सकती। वह सूचना दे सकती है पर संस्कार नहीं दे सकती। वह आदेश का पालन कर सकती है पर प्रेम नहीं बांट सकती। मनुष्य का वास्तविक विकास केवल बुद्धि से नहीं बल्कि संवेदना से होता है। जन्म लेते ही बच्चा सबसे पहले भाषा नहीं, स्पर्श को पहचानता है, शब्द नहीं, ममता को समझता है, तर्क नहीं, प्रेम का अनुभव करता है। यही संवेदनाएं आगे चल के उसके व्यक्तित्व की आधारशिला बनती है। आज तकनीक ने हमारे अनेक कार्य सरल कर दिए। हम व्यस्त हैं, समय कम है। बच्चों के सहज प्रश्नों का उत्तर देने के स्थान पर हम उन्हें मोबाइल या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हवाले कर देते हैं। हमें लगता है कि अब हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। निसंदेह उत्तर मिल जाएगा। क्या केवल उत्तर मिल जाने से जीवन बन जाता है? ज्ञान आवश्यक है पर ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ज्ञान दे सकती है पर विवेक नहीं, सूचना दे सकती है पर संस्कार नहीं, उत्तर दे सकती है पर आत्मीयता नहीं, भाषा दे सकती है पर भाव नहीं, तर्क दे सकती है पर करुणा नहीं। और ठीक इस स्थान पर कहानी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। कहानी केवल शब्दों का समूह नहीं है, वह मनुष्य की हजारों वर्षों से अर्जित संवेदनाओं की धरोहर होती है। उसमें मन अनुभव है, प्रेम है, संघर्ष है, आशा है, करुणा है, जीवन का प्रकाश है। कहानी बच्चे को केवल पढ़ाती नहीं, भीतर से गढ़ती है। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य का बच्चा केवल स्मार्ट नहीं, संवेदनशील भी बने, केवल सफल नहीं, सज्जन भी बने, केवल सक्षम नहीं, सहृदय भी बने, तो हमें उसके हाथों में श्रेष्ठ कहानियां रखनी होगी। क्योंकि आने वाला समय की सबसे बड़ी चुनौती ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं होगा, बल्कि संवेदना का संरक्षण होगा। आज जब हम कहानी की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है, आखिर कहानी में ऐसा क्या है जो उसे संस्कारों की सबसे प्रभावी पाठशाला बना देता है? कहानी मनुष्य की सबसे प्राचीन शिक्षिका है। जब बच्चा बोलना भी नहीं सीखता
तब वह कहानी सुनना सीख जाता है। माँ की लोरी, दादी नानी की कथा, लोक कथाओं की मिठास और जीवन के छोटे छोटे प्रसंग, यहीं से उसके व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ होता है। एक छोटा सा दृश्य देखिए, बच्चा गिर गया है, उसे हल्की सी चोट लगी है, पर वह डर के कारण जोर जोर से रो रहा है। माँ उसे गोद में लेकर कहती, अरे चुप हो जा, देखो चींटी मर गई है। बच्चा तुरंत रोना भूल जाता है। वह आंसू पोंछकर पूछता है, कहाँ है चींटी? वह उसे खोजने लगता है। उसी क्षण उसकी पीड़ा से अधिक किसी दूसरे जीव की पीड़ा उसके मन में जगह बना लेती है। यही तो कहानी की पहली शिक्षा है। अपने से पहले दूसरे के दुख को महसूस करना, यही संवेदना है, और संवेदना ही संस्कार का प्रथम सोपान है। मुझे आज भी अपने बचपन में पढ़ी एक कहानी भूले नहीं भूलती। तब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। कहानी एक छोटी सी बालिका और एक डाकिये की थी। तपती दोपहर में डाकिया नंगे पैर चिट्ठियां बांटने आता था। आपने भी पढ़ी होगी। गर्म आंगन से गुजरते समय उसके पैर झुलस जाते थे। छोटी सी बच्ची यह दृश्य रोज देखती थी। उसने पूछा, चाचा आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? तब उसे पता चला कि उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। उस दिन से वह बच्ची बेचैन रहने लगी। वह सोचने लगी कि इस पीड़ा को कैसे कम किया जाए। एक दिन डाकिया बारिश में भीगे पैरों के साथ आया। उसके पैरों के निशान आंगन में छप गए। बालिका ने कागज पर उन पद चिन्हों के नाप उतार ली। अपने जन्मदिन पर मिले पैसों से उसने उसी नाप की एक जोड़ी चप्पल खरीदी और चुपचाप डाकिये को भेंट कर दी। जब डाकिये ने पैकेट खोला, उसकी आंखें भर आई, और कहानी का अंतिम वाक्य वह आज भी मेरे भीतर गूंजता है। पता चलता है कि वह बालिका स्वयं पोलियोग्रस्त थी। वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन उसने किसी दूसरे जलते हुए पैरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा से बड़ा समझा। ये कहानी की शक्ति है। वह उपदेश नहीं देती, वह मनुष्य के भीतर मनुष्य को जगाती है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद का ईदगाह आज भी हमारे हृदय में जीवित है। हामिद मेले से खिलौने नहीं खरीदता, मिठाइयाँ नहीं खरीदता, वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना की जलती अंगुलियों को याद करता है और चिमटा खरीद लाता है। उस छोटे से बालक का यह निर्णय हमें त्याग, प्रेम और कर्तव्य का ऐसा पाठ पढ़ाता है जिसे कोई उपदेश नहीं पढ़ा सकता। इसी प्रकार काबुली वाला केवल एक अफगानी फेरी वाले की कहानी नहीं है, वह मनुष्यता की कहानी है। वह बताती है कि भाषा, देश, वेशभूषा और सीमाएं बदल सकती है, लेकिन पिता का हृदय हर एक जगह एक साथ धड़कता है। ऐसी कहानियां पढ़कर बच्चा केवल शब्द नहीं पढ़ता, वह मनुष्य को पढ़ना सीखता है। वह दूसरों के दुख में अपना दुख और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी खोजने लगता है, और यही संस्कार है। और जब यही संस्कार जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब समाज में संवेदनशील नागरिक, जिम्मेदार परिवार और मानवीय राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि हम भारतीय कथा परंपरा की ओर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि हमारा पूरा सांस्कृतिक इतिहास कहानियों की शक्ति का साक्षी है। पंचतंत्र ने बच्चों को केवल पशु पक्षियों की रोचक कथाएं नहीं दी, बल्कि बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और व्यवहार कुशलता का पाठ पढ़ाया। हितोपदेश ने मित्रता और नीति का मार्ग दिखाया। जातक कथाओं ने करुणा, दया और त्याग का संदेश दिया। रामायण ने मर्यादा, कर्तव्य और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत किया, तो महाभारत ने धर्म, विवेक और न्याय के कठिन प्रश्नों से हमारा परिचय कराया। समय बदला, युग बदला।
आदरणीय भंडारी साहब पढ़ा रहे हैं। पुस्तक की रचना में हम जानते हैं कि परस्पर सहयोग बहुत आवश्यक होता है। मेरा सहयोग यूं तो नहीं है। आपने समय दिया और ये सब करने दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पुस्तक के बारे में एक शब्द के लिए कहना चाहूँगी। ये पुस्तक, पाठक और लेखक, ये तीनों के सहयोग से ही पुस्तक का पूरा होता है। इस पुस्तक में जितना हमारा सहयोग रहा है उससे ज़्यादा कहीं बिमला जी का सहयोग रहा है, और उन्होंने इतनी माइन्यूटली हर चीज को इतना ध्यान से देखा है कि शायद वो किसी और की नजर में न जाए। एक छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ कि यहाँ पर हमने चित्र में एक शायद हम लोगों ने चिप्स का एक पैकेट लगाया था। तुरंत उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारा जंक फूड में आएगा और इसकी जगह में कुछ और लगाओ। तो इतना ध्यान देने वाली बात और किसके पास हो सकती है। दूसरी विशेषता में आदरणीय भंडारी जी को देंगे, जिन्होंने देखा पहली पुस्तक मैंने 5 पुस्तकें भेजी थी। उन्होंने कहा नहीं, ये बच्चों की पुस्तक है, इसको खाली पेट मत रखिए, कुछ कलर करिए। और ये तुरंत जो है विदिन 5 मिनट के अंदर ये जो है तुरंत जो है बिमला जी से मैंने अनुरोध किया कि इसमें कुछ करने के लिए दीजिए, और इसके पीछे का भी पेज जो है ये जो है ये देखिए कि जिसमें बच्चे जो है ये भंडारी जी का सहयोग है ना। उन्होंने इस बात को कहा था, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस पुस्तक कहलाने को तो मेरी पुस्तक कहलाएगी और मेरे द्वारा रचित कहलाएगी, किंतु इसकी रचना में कृष्णा जी का भी उसका ही योगदान है, क्योंकि इसके प्रकाशन का योगदान तो अभी वर्मा जी ने बताया। पर ये जो कुछ कहानियां लिखी है मैंने, वो विमला जी द्वारा जो व्हाट्सएप पर एक प्रकरण चलता है उसमें चित्र दिए जाते हैं, उन चित्रों पर आधारित कभी कभी मैंने कहानियां लिखी। उन कहानियों में से ही ये कहानियां आज यहाँ जाहिर होने जा रही है। उसे भी हम लोकार्पित करने जा रहे हैं। सचमुच का परिदेश, ये कहानी संग्रह बाल कहानी संग्रह सपना जैन संजू द्वारा रचित है, और ये इनकी पहली पुस्तक है। तो आप इनके उत्साह और हर्ष की पहली पुत्री का जन्म, मानस पुत्री का जन्म हुआ है। तो हाँ जाओ ना। सब समूह से जुड़ने के बाद अब आप सबने पुस्तकों का स्वागत किया, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। इस तरीके से आपको जो है सहयोग मिलता रहे और अच्छे से बहुत बहुत बधाई सरकार जी को। हमारे कुछ साहित्यकार क्या है कि सेवानिवृत्ति की उम्र में साहित्यकार बनते हैं। उषा जी ने भी सेवानिवृत्ति लेने के बाद की कविता लिखी और लगातार लिखी जा रही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चित्तौड़ से बधाई उषा सोमानी जी को। इनकी 2 पुस्तकें, एक बाल विचार उषा सोमानी द्वारा रचित है, दोनों पुस्तकों को लेके आए एक साथ हो गए। जो आपने व्यवस्था कर रखी हो दो बार जैसा आप बता
रामजेठ सर को समर्पित की गई है। अब दूसरी पुस्तक भैया ग्रह जो एक बाल बढ़िया से उसका लोकार्पण होने जा रहा है। सपना जी और उषा जी तो पर आएंगे और सभी अतिथि दो पुस्तक के हाथ में ले लें और एक ग्रुप फोटो हो जाएगा ताकि अखबार के लिए एक फोटो मिल जाएगा। एक मिनट 2 मिनट में जो आपके सामने अरे भंडारी साहब 5 किताब आ जानी चाहिए, 5 किताब आ गई। अखबार की फोटो अरे एक बार तो आप वाले 5 किताब होनी चाहिए सर, ध्यान रखें आप। हाँ 5 अलग अलग वेरिएंट में आ जाएगी। प्रकाश भाई साहब ये क्या ओ प्रकाश भाई साहब भंडारी प्लीज प्लीज अरे भंडारी जी प्लीज ऐसा है कि ये कोई अलग पर्पज से ठीक है। अब तक हो गया आपने जो जी हमारे मीडिया प्रभारी विमल जी का इस बारे में बड़ा ध्यान देता है और पूर्व में ही मुझे कह दिया कि एक फोटो तो ऐसा हो जिसमें सभी लेखक और सभी पुस्तकों का कहीं कहीं दर्शन हो जाए। तो उनकी बात का उनके सही सुझाव का ध्यान रखते हुए ये रस्म अदायी की गई। किंतु किरण जी एक मिनट काम है। मनोरमा जी को हार आप पहनाएंगे जो जीत का प्रतीक है। नाम से उसका हार है भले, किंतु रजत रूप में मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का बहुत खूबसूरत सा पहली बार देखने को मिल रहा है किसी आयोजन में। की ओर से हम समस्त साथियों को अनेक बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही मेरा कर्तव्य बनता है कि युगधारा परिवार की ओर से आप सबका उपड़ा पहना करेगा स्वागत अभिनंदन किया जाए। तो इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम माननीय प्रकाश साकेत साहब को उपड़ा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं युगधारा के सभी सदस्यों को आमंत्रित करती हूँ कि जितने भी युगधारा के सदस्य विराजित है, आदरणीय मठपाल सिद्धि साहब, आदरणीय मंथन साहब, आदरणीय राजगोपाल साहब और मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ शायद जो भी आदरणीय पुष्कर जी जो भी आप सभी युगधारा के सदस्य एक बार आपके सम्मान में यहाँ बना करके और उपड़ा पहना करके सभी फैल जाए थोड़ा थोड़ा। सलीला संस्था युगधारा की ही अभिन्न संस्था है, उसी की कंसर्न सिस्टर के रूप में सलीला संस्था हमारी संस्था है। तो आदरणीय प्रकाश साकेत साहब का इस मंच पर होना युगधारा के लिए भी बहुत गौरव का क्षण है, गर्व का विषय है। हम बहुत बधाई देते हैं सलीला संस्था को भी, आदरणीय डॉक्टर विद्या भंडारी दीदी जी को भी और संपूर्ण युगधारा परिवार को भी। हो गया।
अपने सरिता संस्थान की संस्थापिका और विद्याधारा की हमारी बहुत ही स्नेही और विद्याधारा की सदस्य और संस्थापित सदस्य विमला जी के सम्मान के लिए मैं हमारी विद्याधारा पूर्वाध्यक्ष ताकेड़ साहब, किरण बालाजी और वर्तमान महासचिव श्याम मछवाल साहब से अनुरोध करता हूँ विमला जी का सम्मान करें तो प्रणाम। विमला जी कहा करती हैं युद्धधारा के हमको युद्धधारा के साथी संस्था के रूप में हैं और विमला जी का सतत युद्धधारा से ये स्नेह बना है। पंड्या साहब शारीरिक कुछ अस्वस्थता की वजह से बता नहीं पा रहे, अन्यथा उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद सभी कुछ आते हैं। सपना जी के सम्मान के लिए हमारी किरण बालाजी और वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश ताकेड़ साहब से अनुरोध करता हूँ कि और पन्ना से सम्मान करें। उषा जी से अनुरोध कृपया बढ़ाएं। स्वर्ण में सुगम इस तरह से आ जाती है। डॉक्टर संजीव कुमार जी की भी एक नई पुस्तक आई है और वह भी अभी लोकार्पित होने जा रही है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। तो अच्छा 2 है तो 5 नहीं और 7 धनुष के लिए पूरा क्या बात। पक्षियों का संसार फूलों की दुनिया बॉटनी दुनिया से दोनों आ गई। पुस्तकें हैं, गजल में भी लिखते हैं। MBBS डॉक्टर सेवानिवृत्त होने पर पूरी तरह साहित्य के लिए समर्पित है। आमंत्रित है डॉक्टर गोपाल दास गोपाल। वे मेरी पुस्तक रेनबो टापू की पिकनिक से आपको परिचय करवाएंगे। आमंत्रित है आदरणीय ताकेड़ साहब का, सपना जी का और उषा सम्मानी जी का, आप तीनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी क्रम में मुझे आदेशित किया गया है कि मैं तीनों पुस्तकों के बारे में तो नहीं कुछ कह सकता, हालांकि कह भी सकता हूँ, लेकिन ताकेड़ साहब की जो पुस्तक है उसके बारे में मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा। ताकेड़ साहब से मेरा परिचय काफी पुराना है और मेरे एक मित्र हैं जो इनके शिष्य रहे हुए हैं, तो उस नाते से आप भी मेरे गुरुजी ही हुए।
आपने जो पुस्तक लिखी है वो काफी, शीर्षक उसका काफी आकर्षक है, रेनबो टापू की पिकनिक। मन ही नहीं, युवा और सभी उम्र के व्यक्तियों को आनंद की अनुभूति होती है। सात रंग जो है वो जब एक साथ मिलते हैं तो बच्चों को आह्लादित कर देते हैं, और यही सात रंगों की समाविष्टि लिए कोई टापू हो और उस पर कोई पिकनिक हो तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। मैं बात कर रहा था पुस्तक की, और पुस्तक में 16 कहानियां हैं, और सारी की सारी कहानियां एक से बढ़कर एक। और चूंकि तातेड़ साहब शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आप विज्ञान के शिक्षक रहे हैं, और एक अच्छे साहित्यकार ही नहीं, बाल साहित्यकार ही नहीं, एक अच्छे लघु कथाकार और एक उत्कृष्ट संपादक है। आपका 2 पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है, और वो पत्रिकाएं हैं, एक तो सलील प्रवाह, आदरणीय बिमला जी की पत्रिका है, वार्षिक पत्रिका, और एक है बच्चों का बीच, जो राजसमंद से प्रकाशित होती है। तो मैं सीधा पुस्तक के बारे में, पुस्तक परिचय के बारे में आता हूँ। संग्रह की पहली कहानी ही मन में जिज्ञासा पैदा कर देती है। शीर्षक है फलों का राजकुमार। हम सभी जानते हैं कि फलों का राजा कौन है। आपने खोज की है फलों के राजकुमार की। प्रश्नवाचित भी है, उचित भी है। लेखक के मन में कई फलों के नाम आए होंगे, लेकिन अंततः एक फल जो कि राजकुमार घोषित किया गया, और वो फल है जो कि दूध के बाद एक पूर्ण आहार है, जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व हैं, विटामिन खनिज लवण भी भरपूर है, जिसे प्रकृति ने आवरण सहित बनाया है, और अपेक्षाकृत सस्ता फल है। अमीर गरीब सभी के लिए, सभी को बहुत भाता है। आप सभी समझ गए होंगे कि किस फल की बात, और वही फल अंततः जाके फलों का राजकुमार। एक कहानी है बदला तितली का मन, जिसमें तितली और भंवरा दोनों फूलों के ऊपर बैठते हैं, उनके पराग का रसास्वादन करते हैं, और तितली को बुरा लगता है जब भंवरा भी किसी फूल का पराग का आस्वादन करता है। वो चाहती है कि सारा पराग मैं ही काम में ले लूं, सारे पराग पर मेरा ही अधिकार है। और वो भंवरे से बार बार कहती, तू इस फूल से हट जा, तू इस फूल से हट जा, ये मेरा है। अंततः
एक ऐसा टीम है जिससे सबको मिलकर आज देश में जरूरत डिग्रियों की नहीं बल्कि बच्चों को सही बच्चों को सही ढंग से हमें पाने जीवन में हम धर्म आजीविका प्रॉपर्टी बनाती ऐसा बैंक में वगैरह, लेकिन बच्चे नालायक निकलेंगे सब गलत हो गया। लाइट निकले तो बूथ को खा देते ये हम हमेशा से सुनते हैं। अब सवाल ये उठता है उस पृष्ठभूमि को साहित्य के साथ कैसे पूरा कर सकता है, साहित्य उसमें क्या मदद कर सकता है। हमें अपनी दिनचर्या बदलनी, हम रोज सीखते हैं, शायद 99% लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम रोज सीखते हैं। इस बात के लिए बेटा आईफोन उठा लो, बेटा धीरे धीरे देखो चेक कर रहा स्थिति बर्बाद होती, इसके लिए आईफोन या सैमसंग की रोशनी इसके लिए आप और केवल आपने उनको पढ़ने की आदत नहीं है। बच्चे सबसे बड़े कॉपी करते हैं। अगर आप शाम को सोते समय 10 मिनट किताब अपने पढ़ सकते हैं और पढ़ते पढ़ते हैं तो बच्चे भी करते हैं। लेकिन आप डिनर के बाद फेसबुक में लग जाए, इंस्टाग्राम में लग जाए तो बच्चे भी वही करते। तो हमें एक उदाहरण देना होगा। जब हम मानवीय मूल्यों को संरक्षित करना चाहते हैं और उसमें साहित्य का योगदान चाहते हैं तो साहित्य को लोगों के मन तक पहुंचाना होगा। तो जब साहित्य लोगों के मन तक पहुंचेगा उनके मन से निराशा, आशा, उल्टा, विश्वास मानेंगे। पश्चिमी क्षेत्र में कोई लकड़ी लेने के लिए वो जाती है, उसको एक गुफा दिखती है और गुफा देखने के बाद में उसको जिज्ञासा होती है उसमें क्या हो जाती है और जाने के बाद में नए संसार में वो प्रवेश करती है और नए संसार में प्रवेश करने के बाद में देखती है कि वहां सब कुछ वृक्ष है तो पहिए पे, कोई मनुष्य है तो मनुष्य के आकार का कोई है तो पहिए पे, और दूसरी बात उसमें कि जो कुछ भी है उसमें छतरी नुमा है। तो ये छतरी नुमा होना और ये पहिया नुमा होना उस ग्रह को पहिया ग्रह देना, मैंने इस उपन्यास को पढ़ने के बाद में एक बच्चे को दिया, इसको तो इसको पढ़। तो उसने पढ़ने के बाद में कहा कि वो बच्चे तो अंदर गई, सब कुछ देखा उसने और सब कुछ देखा, सारा उसने बताया मुझे। तो उसमें तो जितने भी नाचने वाले थे वो सब एक नकली के दूसरे का सिर बदल रही थी, जबकि हमारे इंसानों में नहीं होता। एक झरना था, जादुई झरना, उस झरने में एक अलग विशेषताएं थी, उसमें उठने वाला घोड़ा था। ये सारी बातें उस बच्चे ने बताई और फिर जब उसको अंदर प्रवेश करने पर जो उसका प्रवेश का संरक्षक होता है वो मिलता है, जो अपना नाम चक्रधर बताता है और बाद में जब मालूम होता है अंत में वो तो एक वैज्ञानिक है और एक प्रयोग कर रहा है। और प्रयोग करने के बाद में वो बच्ची की आप जीत करती है कि मुझे इस ग्रह से बाहर निकालिए, इस गुफा से बाहर निकालिए। तो गुफा में ग्रह बताना ये उषा जी की अपनी मौलिक सोच है, वरना वो चाहती तो उड़ाकर घोड़े से उड़ाकर दूसरे ग्रह में ले जाती, लेकिन क्योंकि वो बालिका देखिए एक लेखक क्या सोचता, जो मैंने इसको पढ़ने के बाद मैंने इसको पाया वो ये कि लेखक क्या सोचता है कि ग्रामीण बच्ची है, आपने शहर में नहीं गया, शहर में गए होते आपके साथ आपका
बहुत सारी चीजें, तो वो सारा बच्ची जो है वो गांव से ली और गांव से लेकर वो अगर गांव में ली है तो गुफा में गई है, सिटी में गई होती तो गुफा में जाने का सवाल ही नहीं था। इसलिए ये आपका लेखकीय कौशल है। और दूसरा, उस बच्चे ने कहा कि वो गुफा से बाहर आकर वापस गुफा में तो कुछ भी नहीं था। जब गई उस वक्त कुछ नहीं था, अंदर गई तो कुछ मिला और बाद में कुछ नहीं। तो लेखक ने क्या लिखा है? तब मैंने कहा कि जो लेखक ने जो लिखा कि गुफा के बाहर जब थी और गुफा में गई तब कुछ नहीं था, लेकिन गुफा में अंदर बहुत कुछ था और फिर बाद में आकर कुछ नहीं होने के बाद में कुछ नहीं होना, उसके बीच का जो संसार है वो इस उपन्यास का सारा है। तो आपने इस उपन्यास का जब अंत किया तो अंत करने के बाद में अंत करते हुए आप कहलवाती है उस वैज्ञानिक से कि बच्ची आप तुझे भेज तो देंगे, लेकिन तू ये सब कुछ याद करके बता मत देना, और तू बता देगी तो हमारा सब कुछ हम जो प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक क्या प्रयोग कर रहा है इस ग्रह में रहकर कि पृथ्वी के ऊपर जो पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, उसकी जो वायुमंडल की परतें हैं उसका क्षरण हो रहा है, उसको कैसे बचाया जाए उसको वो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है। और वो उस बच्ची की स्मृति इसलिए चाहता है कि ताकि क्योंकि मनुष्य जब उनको मालूम हो जाएगा कि कुछ हो रहा है तो मनुष्य क्रिएटिव तो होता ही है, लेकिन अपने क्रिएटिविटी से ज्यादा किसी और को क्रिएटिव देखने के बाद में वो कई प्रश्न खड़े करेगा और हमारा जो प्रयोग है वो सफल नहीं होगा। ये इसी मंशा से वो कहता है और वो उस बच्ची की स्मृति का वहीं लोप करा देता है और बच्ची सामान्य जैसी थी वैसे आकर देखती और अपने आप को तरोताजा महसूस करती है। उसे देखिए, उसमें एक शब्द में एक अध्याय में कहा गया कि उसके लिए जब भूखी थी तो भूखी थी उसके लिए भोजन परोसा गया। भोजन वो लोग करते नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो मनुष्य थी इसलिए उसने भोजन। एक अच्छी चीज जो आपने और बताइए, उसको जो पोशाक उनकी जैसे पहनाई उसके ऊपर दुपट्टा था, वो बच्ची दुपट्टा उठाना चाहती है लेकिन दुपट्टा खुलता नहीं है। दुपट्टा होना यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ दुपट्टे देखिए, ये उषा जी ने लिखा तो बड़ा सामान्य है लेकिन उसका भाव कितना ऊंचा जाता है। हमारे यहाँ दुपट्टा सरकने का मतलब क्या होता है? वो दुपट्टा किसी भी औरत के दुपट्टे को सरकाना नहीं चाहती और उसको एक प्रतीक के रूप में ले रही है। वो दुपट्टा उसके सरकार, वो हमारा सिद्धांत है, मतलब उस ग्रह का सिद्धांत है कि जो इसकी जो इज्जत है वो इज्जत इतनी कठोर हो कि वो न तो हवा से खींचते और न ही अपने आचरण से। ऐसी छोटी छोटी बातें अंदर से निकाल कर लाई है। अगर एक सामान्य पाठक इसको पढ़ेगा तो कहेगा बड़ा सामान्य से उपन्यास लिखा है, क्या है, लेकिन उसकी सामान्यता में ऊंची बातें जो आपने लिखी हैं और वो बातें ऊंची तब साबित होती है जब बच्चा बिल्कुल बच्चा बनकर इसको पढ़ेगा, तब उसको मालूम होगा कि ये बातें तो ऊंची है। पढ़ लेने से पहले तो उसको जो बातें बता दी जाएगा तो उसको ऊंचापन वो बच्चा ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन पढ़ने के बाद में वो ऊंचाइयां उसको ग्रहण करता है। ये उपन्यास की खूबी है। और आपने पुनः आपको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही सरल सहज भाव में, और जो उस बच्चे ने मैंने जब पूछा कि जब बादशाह नहीं रहे कुछ नहीं रहे तो पहिया थे, मैंने कहा वो एक ग्रह है तो उस ग्रह में अपने आप को चलायमान बनाने के लिए एक प्रतीक है पहिया। हमारे जो पांव है इस तरह से उनका पहिया उनका प्रतीक है, और छतरी है वो पर्यावरण से बचाव का प्रतीक वो बनता है, जैसा मैंने सोचा। और वो बच्चे में अंततः पढ़ने के बाद में ये भाव जाते हैं। और जब एक लेखक जब बचपन की बातें लिखता है और बच्चा उसको उसी रूप में लेता है तो वो लेखक की सफलता में मानता हूँ, और आप उसमें सफल होती दिखी है। और आपका जो प्रकाशन है तो प्रकाशन भी अधिक प्रकाशन भी अच्छी कोटि का लगा, और कुछ एक बिंदियां मात्रा की गलतियां तो होती रहती है, लेकिन वो क्योंकि बच्चों की मार जाती है तो हम उसको ज्यादा नहीं एक दो है लेकिन उनको सुधारा करना चाहिए। तो मुझे जिज्ञासा जागनी चाहिए आप उसको इस रूप में उपन्यास की सफलता ये। और
ये इसको बाल उपन्यास के रूप में बच्चे लेंगे और मेरी गुजारिश है कि बाल उपन्यास लिखें तो बच्चों को न तो इतनी कल्पना में उड़ा दिया जाए कि वो धरातल पर भी जाए और न ही उसको इतना उपदेशों की तरफ ले जाए कि वो बच्चा अरे ठीक है मैं नहीं समझता हूँ क्या ये भाव भी इसमें नहीं आ जाए, किसी भी प्रकार में इसमें नकारात्मक भाव नहीं आए, वो भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बालक को इच्छा को देना चाहिए और बालक इसी रूप में ग्रहण करे तो होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय सिंह पंचाल साहब का। आपने पुस्तक का एक उपन्यास है और उपन्यास की उच्च भावभूमि को ठीक से हमारे सामने प्रस्तुत किया। सक्रिय साहित्यकार अपनी विशेष पहचान के साथ काम किया। बहुत बहुत आभार आपका। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी विद्वानों, सतलुज का परिवेश जो राजस्थान साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुई है, इसमें संस्कारों की महकती बाल कहानियां हैं। सपना जी द्वारा लिखित यह पुस्तक 20 बाल कहानियों का संग्रह है। इसके आवरण पृष्ठ में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि कहानियां प्रकृति प्रेम, जीव संरक्षण, साहस और आत्मरक्षा, सामूहिक सद्भाव और कल्पनाशीलता से संबंधित। डॉक्टर विमला भंडार की प्रस्तावना में पूरी पुस्तक की समीक्षा परिलक्षित होती है। वो लिखती हैं कि ये कहानियां जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा, जीव दया, मैत्री और संयम का सुंदर समन्वय है। हर कहानी के लिए इसमें सटीक विवेचन है। सपना जी अपनी बात में कहती हैं कि बाल साहित्य के रूबरू कराने का काम आचार्य श्री विद्यासागर गुरुदेव का आशीर्वाद, विमला भंडार जी का मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग रहा। इसमें उन्होंने प्रकाश ठाकुर साहब और मनोरमा जी का भी जिक्र किया। पुस्तक की पहली कहानी सतलुज का प्रदेश के नाम से यह पुस्तक छपी है और उसकी पहली कहानी भी यही है। हर कहानी में बच्चों का एक संदेश है, प्रेरणा है। सतलुज का परिकादेश कहानी प्रकृति प्रेम का वर्णन है और अपनों जैसा मन में दया और करुणा का भाव है। जैसे कहा, कहानी में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। जो अगले क्रम में जो कहानियां हैं उनका नाम नहीं लेता हूं, लेकिन उनमें इनका जो मूल उद्देश्य है उसके बाद में जरूर करूंगा। इन कहानियों में दया और विवेक, सामूहिक जिम्मेदारी, कौशल विकास, साहस और बुद्धि का उपयोग, प्रकृति संरक्षण, प्रकृति प्रेम, पढ़ने की आदत, सूरज का महत्व, भय और अंधविश्वास से मुक्ति, परोपकार, सेवा, शिक्षा का महत्व, पढ़ने की आदत और ज्ञान वर्धन, रोमांच और रहस्य, पौष्टिक व घर के भोजन का महत्व, सत्य बोलना, पर्यावरण, अहिंसा, प्रदूषण व मानव, पुस्तक का महत्व, विज्ञान का विकास के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हर 20 कहानी में 20 जो है कुछ उद्देश्य बताए गए हैं जो मैंने आपको बताए। सपना की जो जिनकी शैक्षणिक जो है योग्यता MA है और आप लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है, कि इस पुस्तक की भाषा बहुत ही सरल, सहज, संदेशप्रद और पठनीय है। हर कहानी के अंत में तक हर कहानी के अंत तक जिज्ञासा बनी रहती है, बाल मन को छूती है। अधिकतर पात्र बच्चे, जीव जंतु, पक्षी और प्रकृति है।
परियों का जिक्र बहुत बार कई कहानियों में आया है। पुस्तक में 79 पृष्ठ है, जिससे पाठक अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकता है। चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्र की कहानियां कहते हैं, कागज की किस्म बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि बच्चों के साथ सभी आयु वर्ग के पाठकों को यह पुस्तक को पढ़ना चाहिए। और अंत में एक दोहे से अपनी बात कहूंगा जो मुझे लगा। दया प्रेम सेवा करें, दया प्रेम सेवा करें, करना है उपकार, जीव संरक्षण हम करें, करें सभी से प्यार, करें सभी से प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने सब कुछ कहानियां बढ़िया पता लिखा है। पूरी पुस्तक का सार रूप हमारे सामने आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात साहब। प्रकाश जी कहें या ना कहें, मुझे पता है कि समय की सीमा है और मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहना चाहूंगी। संक्षेप इसलिए भी है कि ये अवसर मेरे लिए अनायास था। विमला जी का स्नेह है वो ऐसे ही अनायास चौंकाते करती हूँ। मुझे तो ये आश्चर्य होता है विमला जी को देखकर कि कैसे संभव होता है इतना लेखन करना, एक संस्था को चलाना, परिवार को चलाना, फिर साहित्यकारों का चयन करना, उन्हें फोन करना, उनसे स्नेह करना और उनसे आग्रह करना। वाकई मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनसे ये संभव होगा। एक नगर में जब कार्यक्रम होता है, साहित्य कार्यक्रम होता है, तो साहित्यकारों के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह होता है कि प्रतिष्ठित प्रकाशन और प्रकाशक दंपति यहाँ उपस्थित है। मेरा आप दोनों से व्यक्तिगत परिचय नहीं है, लेकिन मैंने आप दोनों का बहुत नाम सुना और ये उन्हें समक्ष देखना और एक मन में आशा जाग जाना कि किसी दिन अगर हम भी लिख पाए तो हमारी भी पुस्तक छप जाएगी, क्योंकि विमला जी का परिचय तो है ही। संजीव जी ने आश्वासन दे दिया विमला जी की सिफारिश हो जाएगी, भंडारी जी की सिफारिश हो जाएगी तो काम तो बन जाएगा। धन्यवाद। मंच पर वरिष्ठ साहित्यकार दिनेश जी हैं, कुमुद जी हैं, प्रकाश जी संचालन कर रहे हैं। हमें हमारे नगर को ऐसे संचालकों की बहुत जरूरत है जो कितना संक्षेप में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। किसी भी नगर में जब संस्था फलती फूलती है, सफल होती है, सार्थक होती है, तो उसके दो कारण मुझे नजर आते हैं। एक तो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना और दूसरे के विचारों का सम्मान करना, और एक और बात भी है कि उनके लिखे को अभिव्यक्त करने का अवसर देना। हमारे यहाँ पर सलीला संस्था जो उदयपुर में कार्यक्रम करने लगी है, सलीमर जी है, जो धारा तो है ही। अपनी पिताजी की प्रेरणा से हमने भी एक संस्था प्रसंग शुरू की और कुछ कार्यक्रम हम भी वर्ष भर में करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि साहित्य की विभिन्न विधाओं को समझने के लिए ये संस्थाएं बहुत सहायक होती हैं। तो इन संस्थाओं के साथ जुड़े रहना चाहिए और कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति से संस्थाओं को और कार्यक्रमों को सफल बनाया जाना चाहिए। बाल साहित्य से मेरा जुड़ाव वैसे तो कई रूपों में है,
लेकिन विगत वर्ष में जब मैंने बाल साहित्य पर एक शोध पूरा कर पाया, विमला जी कहानी पर था शोध, विमला जी की कोई विशेष साहित्यकार में उसने जोड़ा था और बड़े विस्तार से शोधार्थी ने उस पर काम किया। काम करते रहने के दौरान मैंने ये अनुभव किया कि बच्चों पर क्या लिखा जाना चाहिए, बच्चों पर कैसे लिखा जाना चाहिए। और जैसा कि अभी दिनेश जी बता रहे थे कि किसी पुस्तक को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। पुस्तक जब तक हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उसके उद्देश्य से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम अच्छे से अच्छे पुस्तक को भी खारिज कर सकते हैं। हम किसी भी बड़े से बड़े लेखक के लिखे को भी उसके कई प्रश्नों को हम यूं ही पलट देते हैं, हम खारिज करते चले जाते हैं मनी मन, हम समझ में नहीं पाते हैं। डॉक्टर राजगोपाल जी ने जो समीक्षा की विमला जी की पुस्तक की, तो ये समीक्षाएं यूं ही नहीं होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि किसी को समीक्षा की जिम्मेदारी दे दी, उन्होंने कहानियां पढ़ी, अभी श्याम जी ने कहा कि उन्होंने भी 20 कहानियां पढ़ी। पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन पढ़ने का जो आनंद है वो समीक्षा के साथ जोड़ना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। और समीक्षा का ही संभवतः वृहद रूप है शोध किया जाना। तमाम तरह की विधाओं को पढ़ते रहने के दौरान, और जब हम कहानी की बात करते हैं परंपरा के रूप में, कहानी के जो तत्वों की हम बात करते हैं, बेशक अब उन तत्वों से कहानियां नहीं लिखी जा रही हैं, लेकिन जो बाल साहित्यकार हैं, सबसे पहले मैं उन सभी को बधाई देती हूँ जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई, आज यहाँ पर जिनका विमोचन हुआ है, उनके श्रम का अभिनंदन किया जाना चाहिए कि वे सोचते हैं, बच्चों के मन को पहचानने की कोशिश करते हैं, उनके मनोविज्ञान को देखते हैं और तब जाके वो लिखते हैं। लिखना ऐसा आसान नहीं होता है। 4 लाइन लिखने में भी कई बार 4 दिन लग जाते हैं। जैसा दिनेश जी कह रहे हैं कि एक कहानी उनकी 2.5 साल से अधूरी रखी क्यों रह जाती है कोई रचना अधूरी, और कोई रचना 2 ही दिन में कैसे पूरी हो जाती है, इसका उत्तर वे ही दे सकते हैं जो रच रहे हैं। तो मैं ऐसा अनुभव करती हूँ, यद्यपि मैंने आप लोगों की पुस्तकें मैंने उनको अभी नहीं पढ़ा, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन विमला जी की लिखी हुई कहानियों को मैंने पढ़ा है, उनके संस्करणों को भी मैंने पढ़ा है, और उस आधार पर जो मेरी स्थापना है वो यह है कि विशेष रूप से बाल साहित्य में कहानी के, उपन्यास के इन्हीं तत्वों को रखने से पहले सबसे ऊपर रहना चाहिए उसका उद्देश्य। हमारी जी की पुस्तक जीतने की शर्त के बारे में, उसके परिचय स्वरूप कुछ बातचीत करेंगे। हमने इस कार्यक्रम का नामकरण पुस्तक परिचय ही रखा, क्योंकि हम समीक्षा कहते हैं, वह भी समीक्षा होती नहीं, और समीक्षा करने का ये मंत्र भी नहीं है। जो लोकार्पित हो रही है तो हर्ष का विषय है। उस समय में हम समीक्षा के लिए आगे, और हमारे पास में काफी समय पड़ा है, पत्र पत्रिकाएं हैं, तो आज हम केवल पुस्तक के परिचय तक सीमित रखे, इसलिए इस कार्यक्रम को पुस्तक परिचय के रूप में रखा है। मैं समर्थन सलीला संस्था सरोवर के तत्वाधान में आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोह के मंच में सभी प्रबुद्ध विद्वान, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और इसके साथ ही हमारे बीच में उपस्थित सभी नागरिक बंधु और साहित्यकार भाई बहनों, मेरा सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे हर बहन उषा सोमानी की पुस्तक जीतने की शर्त पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान हुआ है। पुस्तक पर अपने विचार रखने से पूर्व
बहुमुखी प्रतिभा की धनी साहित्य जगत में एक नव उदित बाल साहित्यकार के रूप में अपनी ख्याति रखने वाली बहन उषा सोमानी जी अपने जीवन परिचय, उनके जीवन परिचय पर प्रकाश कर रहा हूँ। उषा जी विषय के अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर है, प्राध्यापिका पद से आप रिटायर हुई हैं और उसके साथ ही अपने घर परिवार की समस्त जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए साहित्य क्षेत्र में देर से ही सही लेकिन सशक्त कदम रखा है। आपने बाल साहित्य के क्षेत्र में गद्य पद्य दोनों ही विधाओं में सक्रिय भागीदारी निभाई है। बाल उपन्यास, बाल कहानी संग्रह, बाल काव्य संग्रह, बाल आलेख आदि में आपने अपने भागीदारी प्रस्तुत की है और बहुत सारी आपकी लगभग 13-14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और प्रकाश तातेर साहब दोनों ही किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो वो समय में बचाते हुए मैं पुस्तक हंसने वाला झूला की समीक्षा के पुस्तक परिचय पे आ गई हूँ। पुस्तक तो अभी विमोचन लोकार्पण के बाद हाथ में आई है। आप इसको दूर से महसूस कर सकते हैं तो ये काफी आकर्षक है, अवश्य ही बच्चों को भी आकर्षित करेगी। इसके अंदर के पेज मैं अभी खोलकर देख पाई हूँ। जो इसका पीछे का पेज है इसका सदुपयोग किया गया है, जो अमूमन पुस्तकों में खाली छोड़ दिया जाता है। इसकी चर्चा शुरुआत में भी हुई थी, मैं फिर से याद दिला देना चाहती हूँ, ये बड़ा सराहनीय कार्य है। इसके अलावा कुछ अंकित चीजें हैं जो बाहर के पृष्ठ पर परिचय के को कट करते हुए, क्योंकि हमारी हिंदी अंग्रेजी शब्दों को बड़े आराम से आत्मसात कर लेती है तो स्वाभाविक रूप से हमारी भाषा में आ जाते हैं। यहाँ विमला जी की उदारता है कि उन्होंने अपना परिचय हटाकर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कथनों और पंक्तियों को लिया है, वो भी चित्रों के साथ। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। आते हैं पुस्तक के अंदर, इसमें है कुछ कहानियां। लेखिका का नाम मैं बता चुकी हूँ, प्रकाशक महोदय द्वय यहाँ स्वयं उपस्थित है, जो अत्यंत गौरव का विषय है। इंडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से यह पुस्तक का प्रथम संस्करण है और इसका मूल्य रखा गया है 350 रुपए। आवरण कपिला चोपड़ा जी द्वारा है, कॉपीराइट्स प्रकाशक महोदय के पास है। इसमें 11 कहानियां संग्रहित हैं। जैसे ही पृष्ठ पलटा मैं अटक गई, इसके बाद ही अटक गई। वहां पे था रिक्त वर्ग भरने वाला पृष्ठ, मैंने पहले उसको पूरा किया, उसके बाद मैं गई कहानियों की तरफ। मैं कहानियों के नाम के साथ साथ उनकी विशेषता बताती हुई आगे चलती हूँ। पहली कहानी है बालकनी वाले वैज्ञानिक। नाम ही आकर्षित करता है तो कहानी तो करेगी ही। रंगों का मेल बहुत सुंदर है, सहज आकर्षण बढ़ाता है। ये मुखपृष्ठ से बात मैंने कही है और आगे भी कहती रहूंगी, क्योंकि अंदर पूरे पृष्ठ के चित्र बच्चों के लिए दिए गए हैं। यह पुस्तक की खासियत है कि हर कहानी के साथ पूरे पृष्ठ का चित्र, वो भी रंगीन, बच्चों के लिए उपलब्ध कराया गया है। एक हम स्कूलों में चीज सीखते आए हैं कि आप देख के सीखते हैं, आप सुन के सीखते हैं, आप पढ़ के सीखते हैं। सुनने वाला भाग अगर ये बुक ऑडियो फॉर्म में आ जाए तो वो भी उपलब्ध होगा, लेकिन अभी इसका आकर्षण देखने और पढ़ने वाला बना हुआ है। दूसरी कहानी, पहली कहानी में एक वाक्य और मैं ऐड कर देना चाहती हूँ। बालपन की सोच भौतिकता से दूर झूमर टूटने या नुकसान की बात बच्चों के मन में नहीं आती।
क्योंकि वो भौतिकवादी नहीं है। पूर्णतः बचपन के एडवेंचर को दिखाती हुई कहानी है बालकनी वाले वैज्ञानिक। अगली कहानी है हंसने वाला झूला। इसमें कुछ घटनाएं इस तरह दर्शाई गई हैं जो सहज ही आपके मनोभावों को सहला देती हैं। घुटने थोड़े छिल गए थे, घुटने थोड़े छिल गए थे, आ गए ना अपने घुटने याद। वो दर्द इस कहानी में मैंने भी अपने घुटने को सहलाते हुए महसूस किया। इसके आगे इसमें और कुछ कहने का बचा नहीं। शब्द पढ़ते ही शरीर में सिहरन दौड़ी और घुटने छिलने की घटनाएं याद आई। शब्दावली प्रभावित करती है, जैसे झूला, एरोप्लेन सेवा, हंसी के बादलों पर उड़ान इत्यादि। यह एक साहित्यकार की सफलता है जो कुछ नए शब्द साहित्य को दे सके। यह सफलता का श्रेय आदरणीय लेखिका को जाता है। दादी की कहावत, बच्चों हंसी सबसे बड़ी दवा है और झूला सबसे मजेदार अस्पताल। पृष्ठ संख्या 8 पर अंकित तीसरे पहरे की आखिरी पंक्ति कुछ ऐसा संदेश हमें देती है। ये बड़ों को सीख देती हुई कहानी भी है। तीसरी कहानी विंटेज कार और जॉन। इसमें अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो हिंदी ने आत्मसात कर लिया है। पुरातन सभ्यता को दर्शाती, कुछ बातों को बताती प्राग शहर का बहुत सुंदर वर्णन है। लाल रंग से पोते हुए ढलवा छतें, पेस्टल रंग, विंटेज कार, ट्रॉम की सवारी, संकरी गलियां, चैपल, कासल, यह सब दृश्य बच्चों को अवश्य ही आकर्षित करेंगे। उन्हें ये कहानी संदेश देती है कि कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। बहुत बढ़िया बन पड़ी है ये कहानी भी। चौथी कहानी जादुई पगडंडी। यहाँ मैं खुद को इस कहानी से बहुत अच्छे से जोड़ पाई क्योंकि जिस शहर का इसमें वर्णन है वहाँ की पगडंडियों पर मैं भी घूमी हुई हूँ। फिलहाल कहानी की बात करते हैं। यह पुस्तक, एक इम्पॉर्टेंट बात जो छूट गई थी, यह पुस्तक लगातार आप पढ़ डालें ऐसी पुस्तक नहीं है। पुस्तक विचार देने वाली, संदेश देने वाली और एक संग्रहणीय पुस्तक है। बहुत सारी जानकारी अपने में समेटे हुए है और सहज किशोरों को भी आकर्षित करेगी। पेज नंबर 13, अंतिम पहरा। आहा, और यह ठंडी हवा कितनी सुकून भरी है। यहाँ बच्चों के शब्द में इसे चित्रित किया गया है। एक प्रकृति की तरफ आकर्षण दिखाती मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखा गया यह एक वाक्य है। बाल का स्वाभाविक प्रश्न जैसे पगडंडी क्या होती है बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। माला और विट्ठल, दो बच्चे इस कहानी में हैं जिनकी प्रश्नों की गंभीरता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि माला बड़ी और विट्ठल छोटा है। एक परिवार प्रकृति के सानिध्य में बड़ों के अनुभव से कैसे सीख लेता है यह दर्शाती हुई यह कहानी है। पृष्ठ संख्या 18 पर, शाबाश, पापा खुश होते बोले, इस शांति की तलाश में तो प्यारे बापू थे। उनकी याद में सरला बहन ने यहाँ आश्रम की स्थापना की थी और नाम दिया था अनासक्ति आश्रम। एक उत्कंठा बच्चों के मन में पैदा करता है। बात यहाँ पर मिलने वाले जानवरों जैसे लकड़बग्घे और तेंदुओं के बारे में भी की गई है। सुमित्रा नंदन पंत और कौसानी एवं बागेश्वर को भी कहानी में स्थान मिला है। पांचवी कहानी, मन की आवाज। सच बोलने के महत्व के विषय को लेते हुए बच्चे की आत्मसंघर्ष, आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती हुई कहानी है। एक वाक्य इसमें मैंने अंडरलाइन किया है, झूठ बोलकर वे बाकी डांट और गुस्से से बच गए। इससे आपको आपके दिमाग के पृष्ठभाग में थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा, हमने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ झूठ तो बोले।
किस तरह दलदल में फंसती गई वह बच्ची एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है यहाँ। जो पृष्ठ संख्या 22 में 7वीं पंक्ति है उसको भी यहाँ मैं चिन्हित कर देना चाहूंगी। हालांकि वही पेंसिल उसके बैग में पड़ी थी जो उसने बस एक दिन के लिए रख दी थी। उस वह अवस्था में बच्चे को यह नहीं पता होता कि वह चोरी है, लेकिन जब वो उस स्थिति में फंस जाता है और वहां से निकलने के लिए कैसी बात बनती है, क्या शब्द मुंह में आते हैं और कैसे वहां से बचता है, उस सबको बहुत सुंदर माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। छठी कहानी बिरजू मैया का कुआं। कहानी की शुरुआत एक जानकारी से शुरू होती है। कहानी धीरे धीरे प्रभावी बन पड़ी है। इसमें चित्र पूर्ण पृष्ठ का फिर से संकलित है जो इसकी सार्थकता को प्रमाणित करता है। छठी कहानी सुंदरी की नाव। यह कहानी नाव पढ़ने की घटना से शुरू होती है। नाव पढ़ना यानी जैसे हम एक दूसरे को किसी नाम से पुकार लेते हैं, या स्कूल में हमने बहुतों के साथ किया होगा, टीचर्स के साथ भी ये किया होगा। तो उस घटना से शुरू हुई कहानी और एक बहुत बड़े तथ्य की ओर ले गई। वास्तव में ये मनोविज्ञान को झकझोरती ये कहानी है। मैं अब उठाती हूँ अंतिम कहानी की अंतिम पंक्तियां, पृष्ठ संख्या 55 से। आप इसके भावों को स्वयं समझें। जब हम दिल से सुनते हैं तो हर चीज बोलती है। मेरी बहादुर बिटिया, समय की रेत पर बनी कहानियां, ये पत्थर, ये पेड़, ये हवाएं और ऐसी मूर्तियां जो इतिहास को संभाल कर रखती हैं, यह हमें कुछ सुनाती कह रही हैं। चाचा स्वयं भी उस घायल शेर की तरह साहस किया। यह समाप्त होता है पुस्तक परिचय। आज यह एक पावन सभागार का माहौल बना जिसमें 5 उन्हें निश्चित एवं 5 आकस्मिक रूप से पुस्तकों का विमोचन हुआ। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। किसी आप साहित्य महोत्सव में जाएं तब भी ऐसा मौका नहीं मिलता कि आप 10-10 पुस्तकों के विमोचन का अनुभव कर पाएं। इसके लिए मैं सरिता संस्था की, विमला भंडारी जी की, युक्त धारा के सदस्यों की और जो आज यहाँ चश्मदीद उपस्थित रहे उन सबकी हार्दिक धन्यवादी हूँ। मुझे आपसे भविष्य में उम्मीद रहेगी कि इस साहित्य की अविरल धारा में हम हमेशा साथ रहेंगे और बाल साहित्य लिखना कल्पना, शब्दों पे पकड़ और लेखक या लेखिका द्वारा उसका संतुलन बहुत आवश्यक होता है। ये बहुत कठिन कार्य है। उम्मीद है आप हमारा हौसला बढ़ाए रखेंगे। जय हिंद। इंडिया उसमें अमेज़न में समय है ये पुस्तक फ्लिपकार्ट अमेज़न। एक सूचना और है कि ये पुस्तक फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध है, तो आप इसे मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, मंचासीन, वृद्धजन, सम्मानित साहित्यकार साथियों, मेरे परिवार के सदस्यों, मित्रों तथा यहाँ उपस्थित सभी स्नेहीजनों को मेरा सादर नमस्कार, अभिवादन और आप सबका स्वागत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय विमला दी, आदरणीय प्रकाश जी एवं आदरणीय उषा जी की पुस्तक लोकार्पण की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का यह दिन मेरे जीवन का एक अमूल्य और अविस्मरणीय दिन है। मेरे प्रथम बाल कहानी संग्रह के लोकार्पण के इस पावन अवसर पर आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद और सानिध्य पाकर मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। बचपन से ही मैं विविध विधाओं में लिखती रही हूँ। मेरी पहली कविता 14 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुई थी और होती रही। फिर पारिवारिक उत्तरदायित्व के अंतराल लेखन कार्य में थोड़ा यदा कदा ही कर पाई। बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने अपनी शिक्षा से मुझे गौरवान्वित किया। बड़ी बेटी डॉक्टर नूपुर वैज्ञानिक है और बेटा नमन जैन एनवायरमेंटल इंजीनियर है।
दोनों को ही राष्ट्रपति द्वारा गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। तो मैं इसे अपने जीवन का, समय का और सर्विस नहीं करने का मतलब मेरे लिए यह श्रेष्ठ समय है। उन बच्चों ने मुझे अर्पित किया जो मैंने उन बच्चों को दिया। जब बच्चे अपने अपने कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने लगे तो थोड़ा अकेलापन तो महसूस होता ही है माँ को। तो बच्चों ने कहा, माँ अब आप लिखना शुरू कर दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप तो हमें सचमुच का परिवेश दे चुकी है। क्योंकि अक्सर मैं उनको परियों की कहानी बहुत सुनाया करती थी। तो उन्होंने कहा कि आपने तो उनको सचमुच का परिवेश दे चुके, अब देश के बच्चों के लिए भी तो कुछ दीजिए। उनकी ये बात मेरे मानस में बैठ गई और इस पुस्तक का शीर्षक भी उसी दिन तय हो गया था, सचमुच का परिवेश। इसी दौरान आदरणीय प्रकाश जी तातेर जी ने मेरी एक लघु कथा युगधारा पटल पर पढ़ी। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। फिर मुझे आदरणीय बिमला दीदी की बाल कार्यशाला से जोड़ दिया। मैं आदरणीय प्रकाश जी की सदा आभारी रहूंगी। बाल कार्यशाला में धीरे धीरे दीदी का आशीर्वाद समीक्षा के रूप में फलित होने लगा और मैं सक्रिय रूप से आगे बढ़ने लगी। रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में पुनः प्रकाशित होने लगी एवं पुरस्कृत भी होने लगी। सलीला संस्था के कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे अवसर मिला। तभी मैं आदरणीय बिमला दीदी आपके विराट बाल साहित्यकार होने के परिचय से हतप्रभ रह गई। आपके अद्भुत परिचय ने मुझे नई ऊर्जा का संचार किया। कुछ दिनों दीदी और मैं किसी साहित्यिक कार्यक्रम में 3 दिन साथ रहे। तब मुझे दीदी का स्नेह प्रोत्साहन मिलता रहा। उनके आभार के लिए शब्द जुटाना मेरे लिए संभव नहीं है। आज सलीला संस्था द्वारा पुस्तक लोकार्पण का गौरव मुझे प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। आपने इस पुस्तक का गहन अध्ययन करके एक एक कहानी पर अपनी ज्ञान ज्योत्सना बिखेर कर अपनी अद्भुत कलम से इस पुस्तक की अनूठी भूमिका लिखकर निसंदेह आपके द्वारा लिखित यह भूमिका इस पुस्तक को पढ़ने के लिए बड़ों को ही नहीं, बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी अवश्य लालायित करेगी। आपकी सार्वभौमिक भूमिका से प्रत्येक कहानी जीवंत होती प्रतीत होती है। मैं आपकी कलम के आगे नतमस्तक हूँ, सादर आभार दी। सचमुच का परिवेश पुस्तक के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी के सहयोग के लिए मैं अनन्य आभार व्यक्त करती हूँ। बाल साहित्य लिखना और पढ़ना मेरी विशेष रुचि रही है। बच्चों के लिए लिखना केवल कहानी लिखना नहीं है, बल्कि उनके मन में अच्छे संस्कार, सुंदर कल्पनाएं, संवेदनशीलता, प्रकृति प्रेम, जीव जगत पर करुणा, सामूहिक सद्भाव और मनोरंजन के साथ साथ जीवन मूल्यों के छोटे छोटे बीज बोने का यह मेरा प्रयास है। मेरी यह पुस्तक उसी छोटे से प्रयास का परिणाम है। यदि मेरी ये 20 कहानियाँ बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सके या उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दे सके तो मैं मेरे लेखन को सफल मानूंगी। मुझे इस पुस्तक को लिखने से लेकर प्रकाशित करवाने तक पूरी प्रक्रिया में आदरणीय डॉक्टर बिमला जी भंडारी एवं आदरणीय प्रकाश जी तातेर जी का वरद हस्त मेरे मस्तिष्क पर आशीर्वाद के रूप में हमेशा साथ रहे। मैं हमेशा आपकी कृतज्ञ रहूंगी। इस पुस्तक के प्रकाशक इंडिया नेट बुक्स आदरणीय संजीव जी, आदरणीय मनोरमा जी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन का कार्यभार गुरुतर रूप से संभाला। इसका पृष्ठ वगैरह सब चित्र इतने शानदार है कि आप पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। आदरणीय श्याम जी मटपाल जी की हृदय से आभारी हूँ। आपने मेरी पुस्तक का अनुपम उत्कृष्ट परिचय देकर बाल साहित्य जगत के खुले वातावरण में रूबरू करवाया, मुझे प्रोत्साहित किया, जिसके लिए मैं अभिभूत हूँ। सदा आपकी कृतज्ञ रहूंगी। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि और सभी विशिष्ट अतिथियों की हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति और प्रेरणादायी विचारों से इस अवसर को सफल बना दिया, विशेष बना दिया। इस पुस्तक के लोकार्पण पे सभी आयोजकों एवं सभी साहित्यकार साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनका स्नेह, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मेरी साहित्यिक यात्रा की अमूल्य पूंजी रहे हैं।
मेरी माँ जिन्होंने मुझे साहित्य पढ़ने की, लिखने की एवं आगे बढ़ने की सदैव प्रेरणा दी, उनके चरणों में नमन है। मेरे जीवन साथी श्री राजेंद्र जी जैन एवं मेरी प्रिय बहन बबीता, तनु और सभी मेरे परिवारजन जिन्होंने यहाँ आकर मेरा उत्साहवर्धन किया, उनके लिए बहुत बहुत आभार। विशेष रूप से मेरे दोनों बच्चों का जिन्होंने इस पुस्तक की चित्रांकन यात्रा में, चित्रांकन में विशेष योगदान दिया। मैं उनको वात्सल्य से भरकर आशीर्वाद देती हूँ। जिनके विश्वास, धैर्य और निरंतर सहयोग के बिना यह सपना साकार नहीं हो सकता था। मैं पुनः लेखन कार्य में सक्रिय रूप से सफल नहीं हो पाती। मेरी यह पहली पुस्तक है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, इसे पढ़ें, अपने विचार सुझाव अवश्य दें। आपका मार्गदर्शन मेरे आगामी लेखन को अधिक सार्थक बनाएगा। अंत में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मुझे आगे भी बच्चों के लिए उपयोगी, प्रेरणादायक और आनंददायक साहित्य रचने की शक्ति दे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सब चीजें सामने रखें अपन, तो कहानी जब शुरू करते हैं अपन, तो जब तक एंड नहीं आ जाता है तब तक कहानी छूटती नहीं है। बाकी और विधाओं में नहीं है, तो आगे लिंक इसमें आता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और जब एंड आता है तब जाके शांति करते हैं। हाँ, और पुराने जमाने में भी हम सुनते आए, और भी विधाओं की हमने पुराने जमाने में दादा दादी कहानी सुनाते थे, और तो बात नहीं सुनी हमने, कविता सुनाते थे या गद्य सुनाते थे या और कुछ सुनाते थे, कहानी। तो कहानी का महत्व था और अभी भी बच्चों में। मैं अभी मेरे पोता अब तो जब बड़ा हो गया वो थोड़ा, तो जब वो छोटा था तभी दादा कहानी दादा सुनाते हैं। हमने एक बार ऐसी अपने भी सुना है, एक का राजा एक की कहानी, दोनों बढ़िया खत्म कहानी। ये कोई कहानी हुई क्या, खत्म इतनी जल्दी? तो कहानी का तो बैठे बैठे मैं सोचता था कि कहानी, और आज इसी विधाओं पे, कहानी की विधाओं पर बात चलती थी, तो मुझे अच्छा लगा कि कहानी एक अभिव्यक्ति और इफेक्टिव रूप से अगर पढ़ने की, कुछ सुनने की, दोनों विधाओं में पढ़ते हैं तब भी कहानी महत्व रखती है, और सुनने में आती है तब भी कहानी महत्व रखती है। तो आप सभी आज जितनी भी रचनाएं हुई है, ये कहानी छोटी छोटी कहानी बात है, तो ये बात करते हैं। मैं सबसे पहले तो युगधारा संस्था का, शरीरा संस्था की ओर से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि उनका व्रत संस्था आज भी शरीरा संस्था पर है। शरीरा संस्था का उद्गम युगधारा के प्रभाव के माध्यम से हुआ, और कई सालों से युगधारा ऐसे कार्यक्रम कर रही है, और साल में 1-2 कार्यक्रम, 2-3 कार्यक्रम ऐसे हो जाते हैं, जिससे मैं सोचता हूँ कि साहित्यकारों में भी, रचनाकारों में भी कुछ ऊर्जावान बने रहते हैं। वो एकदम निष्क्रिय नहीं होते हैं, कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऊर्जावान की, इंटरेस्ट की, इफेक्ट की, सक्रिय रहने की भूमिका अदा करते हैं ये कार्यक्रम। तो मैं सबसे पहले युगधारा का आभार प्रकट करता हूँ संस्था की ओर से। दूसरा, मैं संजीव कुमार जी साहब का कई सालों से, जब से मेरे ख्याल से संस्था के कार्यक्रम शुरू हुए हैं, शुरू में आप सजाते रहे हैं, इस उम्र में भी, मैं आज भी इस उम्र में भी, इस कंडीशन में भी आप ऊर्जावान हैं, और ऊर्जावान होने का हम ये प्रेरणा देते हैं कि हम भी चाहे कैसे भी है, हम भी ऊर्जावान बने रहें, और यही प्रेरणा हम लोग देते रहते हैं कि, और इसी ऊर्जावान के साथ में हम इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो मैं इनका भी दिल्ली से आना कोई आता नहीं। आज मुझे हम जैसे भी कहते हैं कि वहाँ जाना है, अरे नहीं जाना होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दिल्ली से आना और मतलब लगता है कि दिल्ली से आना उस संस्था की ओर से संजीव कुमार जी साहब का, डॉक्टर साहब का, उनके परिवार का, पूरा संस्था की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इलाहाबाद से बधाई हुई कुमुद जी वर्मा का भी बहुत बहुत आभार, और ये हमेशा ये ऐसे बजाते हैं और संस्था में उत्साहवर्धन करते रहते हैं। आप सभी साहित्यकारों का, रचनाकारों का, और मेरे जैसे सुनने वालों का, क्योंकि सुनने वाले भी होने जरूरी है कार्यक्रमों में। अगर सुनने वाले नहीं होंगे तो फिर कार्यक्रम का फिर तो सभी एक जैसे हो गए।
तो बेटे जितने हैं मेरे लिए सुनने वालों का भी बहुत सारे साथी हैं, उन सबका शरीर सत्ता की ओर से बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र जी भटनागर के हाँ, सुरेंद्र जी भटनागर, ये इनका तो परिवार से संबंध है, पारिवारिक संबंध है, और इन कार्यक्रमों में भी हमेशा बराबर संबंध बना रहा और समय देते रहेंगे हमेशा। तो आप सबने भी इस गोष्ठी में भाग लेकर अपना अमूल्य समय प्रदान किया। मैं आप सभी साहित्यकार और रत्नाकारों, सभी अन्य पधारे हुए बंधुओं बहनों का बहुत बहुत संस्था की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमेशा जब कभी भी ऐसे कार्यक्रम हो आप हमेशा भाग लेकर इस संस्था का ऊर्जावान बनाए रखें। संस्था के लिए आप अपना सहयोग प्रदान करते रहें। बहुत बहुत संस्था की ओर से धन्यवाद, आभार, जय हिंद। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जय गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे, भारत माता की जय। स्वर अच्छा रेशो ये है ना, लॉस हो गया वो भी इसमें रेशो में बचा है। तो मैंने कहा कि हमारे इधर पूरी